राहुल गांधी मोदी जी के ऊपर हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि मोदी जी अपने अमीर दोस्तों अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, लेकिन अनंत अंबानी की शादी में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। मुकेश अंबानी जी ने विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेताओं को इस शादी का न्योता दिया। लालू यादव जी पूरे परिवार सहित इस शादी में पहुंचे। अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी इस शादी में शामिल हुए। लेकिन लगता है मोदी जी इस बात की वजह से अंबानी जी से नाराज हो गए। अब अंदर की बात तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो चीजें हो रही हैं उसके क्या मायने हैं वो हम जरूर गेस कर सकते हैं। तो ये नाराज होने वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी पेश हुए बजट में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसका सीधा असर जियो के बिजनेस के ऊपर पड़ेगा। इन सब कहानी की शुरुआत तब हुई जब 3 जुलाई से जियो ने अपने सारे टैरिफ्स के रेट 10 से 30% तक बढ़ा दिए और जियो की देखा देखी ही एयरटेल और वोडाफोन ने भी अपने रेट्स को बढ़ा दिया। इन बढ़े हुए रेट्स की वजह से इन तीनों ही कंपनियों के बिजनेस में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। 2016 में जब जियो की शुरुआत हुई थी तो इसकी सर्विसेज बहुत ही ज्यादा सस्ती थी और जियो के लॉन्च होने वाले इवेंट में भी मुकेश अंबानी ने कहा था, एवरी इंडियन कैन डू डेटागिरी व्हिच इज एन अपॉर्चुनिटी। और ये डेटागिरी चली भी खूब। लोगों को इंटरनेट की आदत सी हो गई और अब जब आदत हो गई तो जियो ने अपने टैरिफ्स के रेट बढ़ा दिए। इनके रेट को बढ़ाने की वजह से चाहे बिजनेसमैन हो या एम्प्लॉयड पर्सन, चाहे स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ, सबकी पॉकेट के ऊपर असर पड़ा है। और अब जब सबकी पॉकेट के ऊपर असर पड़ा तो सबको याद आई बीएसएनएल की, जिसको किसी जमाने में सब कहते थे भाई साहब नहीं लगेगा। और अब लोग बीएसएनएल को याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बीएसएनएल के टैरिफ रेट्स हैं वो जियो, एयरटेल और वीआई की तुलना में 40 से 50% तक सस्ते हैं। जैसे ही जियो और उसके बाद एयरटेल और वीआई ने अपने टैरिफ रेट्स को बढ़ाया, लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाना चालू कर दिया, बॉयकॉट जियो या फिर पोर्ट टू बीएसएनएल। अलग अलग यूजर्स ने बीएसएनएल के फायदे बताने चालू किए। बीएसएनएल ने भी इस मौके का फायदा उठाया और एग्रेसिवली काम करने लग गया। कुछ आईएएस ऑफिसर सोशल मीडिया पर पिक्चर्स डालने लग गए जिसमें यह दिखाया गया कि बीएसएनएल के एम्प्लॉय सुबह 9 बजे ही ऑफिस में पहुंचकर काम करने लग गए और इसका फायदा बीएसएनएल को हुआ भी। जुलाई में अब तक लगभग 27.5 लाख बीएसएनएल के नए कस्टमर्स बने हैं और लगभग 2.5 लाख लोगों ने अपना नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिया है। अब जियो और एयरटेल वाले कह रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है ये टेम्परेरी है, ये लोग वापस लौटकर जियो या एयरटेल में ही आएंगे। और अब इस बजट में मोदी सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए बीएसएनएल को लगभग 83,000 करोड़ रुपए दे दिए। और इतना ही नहीं, अब इस मामले में बीएसएनएल को सपोर्ट करने के लिए टाटा भी आ गया। यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि एक समय में भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बीएसएनएल आखिरकार घाटे में क्यों चली गई और बंद होने के कगार पर क्यों आ गई? क्या बीएसएनएल ने जो गलतियां पहले करी उसको अब दोबारा रिपीट नहीं करेगी, या क्या बीएसएनएल को बचाए जाना जरूरी है या बीएसएनएल को बचाया जा सकता है? टाटा का क्या रोल है अब बीएसएनएल के रिवाइवल में? बीएसएनएल फेल हुआ या जानबूझकर फेल किया गया? और क्या इतनी मुश्किल हालातों में बीएसएनएल वापसी कर पाएगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको बीएसएनएल में पोर्ट करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे और अंत तक आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड भारत पर। चलिए खोलते हैं बीएसएनएल की कुंडली। बीएसएनएल की शुरुआत हुई अक्टूबर 2000 में और 2001 से लेकर 2008 तक बीएसएनएल एक भी साल नुकसान में नहीं रहा, बल्कि इन 8 सालों में बीएसएनएल ने 46,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया। और इन सालों में बीएसएनएल का जो मार्केट शेयर था वो लगभग 70% का था। वजह क्या थी कि इन समय पर जो प्राइवेट प्लेयर्स थे वो अधिकतर ध्यान देते थे शहरों के ऊपर, क्योंकि उनको ये लगता था कि शहरों से उनका बिजनेस ज्यादा आ रहा है, जबकि बीएसएनएल ध्यान दे रहा था लास्ट माइल कनेक्टिविटी के ऊपर। जो सुदूर के गांव थे वहां पर भी बीएसएनएल पहुंचकर अपनी कनेक्टिविटी, अपनी रीच को बढ़ा रहा था और इसका फायदा भी बीएसएनएल को मिल रहा था। अकेले साल 2004-2005 में बीएसएनएल ने 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था।
लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज कभी ना कभी खत्म होती है, इसी तरीके से बीएसएनएल के खत्म होने की कहानी शुरू हुई साल 2008 में। इससे पहले साल 2007 में हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर थे श्री दयानिधि मारन जी। 2007 में दयानिधि मारन से सीबीआई ने पूछताछ करनी चालू करी, तो लोगों में ये सुगबुगाहट हुई कि आखिरकार मारन साहब से सीबीआई पूछताछ क्यों कर रही है। और सीबीआई की उस पूछताछ में ये पता चला कि दयानिधि मारन ने अपने घर पर 323 बीएसएनएल के हाई वोल्टेज सर्वर लगवा रखे हैं। ये जो 323 हाई कनेक्शन लाइंस दयानिधि मारन ने अपने घर पर लगवा रखी थी, वो हाई स्पीड इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती थी। लेकिन किसको करती थी? बीएसएनएल को नहीं, बल्कि दयानिधि मारन एक प्राइवेट नेटवर्क कंपनी सन नेटवर्क के मालिक थे। तो ये जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी की जो लाइंस थी, ये सन नेटवर्क को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही थी। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो दयानिधि मारन ने टेलीकॉम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया और नए टेलीकॉम मिनिस्टर बने ए राजा, जिनके कार्यकाल में फेमस 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ। अब 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बारे में मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस संक्षेप में इतना बता देता हूं कि सरकार ने उस समय यह डिसीजन लिया था कि 2G स्पेक्ट्रम का हम ऑक्शन नहीं करेंगे, बल्कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हम 2G स्पेक्ट्रम को अलॉट करेंगे। और उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने अपने मन के हिसाब से नियमों को चेंज करके लोगों को वो 2G स्पेक्ट्रम अलॉट किया था, जिसमें कैग ने यह कहा था कि 1,76,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ था। हालांकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि किसी के भी खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। तो अब 2G घोटाले को हम 2G घोटाला कहें भी या ना कहें, ये कह नहीं सकते। लेकिन इसका असर बीएसएनएल के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ और बीएसएनएल घाटे में चलने लग गई। 2010 में फिर 3G स्पेक्ट्रम्स का ऑक्शन हुआ। इस ऑक्शन में गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को 3G स्पेक्ट्रम अलॉट तो किया, लेकिन बीएसएनएल से ये कहा कि जिस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स इस स्पेक्ट्रम के पैसे हमको दे रहे हैं, उसी तरीके से बीएसएनएल को भी सरकार को इस स्पेक्ट्रम के पैसे देने पड़ेंगे। अब एक तरफ तो सरकार बीएसएनएल के प्रॉफिट के पैसे से सब्सिडी दे रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही थी, और दूसरी तरफ बीएसएनएल से 3G स्पेक्ट्रम के पैसे मांग रही थी। तो बीएसएनएल ये पैसे कहां से दे पाती? उस दौरान में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में बीएसएनएल की लैंडलाइन को बढ़ाने में बहुत सारे पैसे खर्च किए। 2008-9 में बीएसएनएल की एक ऑडिट रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में बीएसएनएल को एक लैंडलाइन कनेक्शन को लगाने में लगभग 708 रुपए खर्च होते थे और उपभोक्ता से बीएसएनएल को मात्र 78 रुपए मिलते थे। तो बीएसएनएल जो पैसे कमा भी रही थी, वो इन सब चीजों में खर्च हो जा रहा था। ऊपर से सरकार 3G स्पेक्ट्रम के पैसे मांगने लग गई, जो बीएसएनएल दे नहीं पाई। एक समय पे इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी जो एक साल में 10,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया करती थी, उसकी ये हालत हो गई कि उसके पास अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के पैसे नहीं बचे। अब ये तो वो सरकारी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से बीएसएनएल की हालत खराब हुई, लेकिन केवल सरकारी पॉलिसीज ही बीएसएनएल की इस खराब हालत की जिम्मेदार नहीं है। बीएसएनएल के इस खराब हालत की जिम्मेदारी बीएसएनएल के एम्प्लॉइज के ऊपर भी जाती है। एक समय में ये बीएसएनएल के एम्प्लॉइज अपने आप को राजा बाबू समझते थे। बीएसएनएल के सिम लेने के लिए लोग अपनी अपनी पहुंच का प्रयोग करते थे। जो काम 1 घंटे का था, वो काम बीएसएनएल के एम्प्लॉई हफ्ते भर महीने भर में करते थे। एक हफ्ते तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने में लग जाते थे। मैं खान सर का एक वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में खान सर बताते हैं कि उन्होंने अपने गांव में बीएसएनएल के इंटरनेट का कनेक्शन लगवाया और उस इंटरनेट के कनेक्शन को लगवाने के लिए जो तार का खर्चा था, उसके लिए 35,000 रुपए खान सर ने अपनी जेब से दिए। उसके बावजूद भी आए दिन उनका वो कनेक्शन लगता ही नहीं था, इंटरनेट चलता ही नहीं था। तो उनका आधा टाइम तो बीएसएनएल के ऑफिस में बीत जाता था। तो वो कहते हैं कि ऐसा लगता था कि मैंने बीएसएनएल का इंटरनेट कनेक्शन ले करके कोई पाप कर दिया। और उस दौर में जो भी बीएसएनएल को यूज करते थे, उन सब की मनोस्थिति मनोदशा यही थी। उनको यही लगता था कि बीएसएनएल का कनेक्शन ले करके हमने कोई पाप कर दिया। फिर जैसे ही एक अच्छा प्लेयर आया, एक प्राइवेट प्लेयर आया जिसकी सर्विस बहुत अच्छी थी, तो लोग बीएसएनएल से स्विच होकर के उस प्राइवेट प्लेयर के पास चले गए। तो बीएसएनएल की ये जो खराब हालत है, उसकी जिम्मेदारी वहां के कर्मचारियों की भी है, उनकी पैथेटिक सर्विस की भी है।
और उसके बाद 2016 में जियो आया और जियो की ऐसी आंधी आई कि भारत से लगभग सभी टेलीकॉम कंपनी चली ही गई। केवल 3 बड़े मेजर प्लेयर बचे और एक बीएसएनएल बचा। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल, यही 4 प्लेयर रह गए भारत के टेलीकॉम मार्केट में। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जब बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जियो की आंधी को झेल नहीं पाई तो बीएसएनएल कैसे बच गया, बीएसएनएल बंद क्यों नहीं हुआ? तो उसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। जो भारत के सुदूर एरियाज हैं, जो सुदूर गांव हैं, वहां पर आज भी जो कनेक्टिविटी है वो बीएसएनएल ही प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी प्राइवेट प्लेयर, चाहे वो जियो हो चाहे एयरटेल हो, उनकी कनेक्टिविटी लास्ट माइल तक अभी भी नहीं है। जैसे कुछ दिनों पहले आपने न्यूज में सुना होगा कि बीएसएनएल ने सियाचिन में अपनी मोबाइल सेवा की शुरुआत करी है। तो पहली वजह ये थी। दूसरी वजह है सरकार का सपोर्ट। बीएसएनएल सरकारी कंपनी है तो कितनी भी घाटे में रहे लेकिन सरकार बीएसएनएल को सपोर्ट करती ही रहती है। उसकी वजह से भी बीएसएनएल अभी तक जिंदा है। अब अगला सवाल, क्या बीएसएनएल को बंद होने से बचाया जाना चाहिए? बीएसएनएल इतना इंपॉर्टेंट है? तो इसका जवाब है हाँ, बीएसएनएल को बिल्कुल बचाया जाना चाहिए। उसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह तो यही जो अभी हम लोगों ने झेली, प्राइस कंट्रोल। अगर बीएसएनएल मार्केट में नहीं रहेगा तो ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अपने मनमाने ढंग से कभी भी प्राइस हाइक करेंगे। बीएसएनएल अगर मार्केट में रहेगा तो इनके ऊपर भी एक नकेल कस के रहेगा, प्राइस इतनी आसानी से नहीं बढ़ने देगा। अब अगला मुख्य सवाल, क्या बीएसएनएल को बचाया जा सकता है? तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, हाँ बिल्कुल बचाया जा सकता है। और अभी पिछले कुछ सालों में सरकार की ये इंटेंशन भी रही है कि बीएसएनएल को बचाया जाए। अब इस इंटेंशन की एक वजह ये भी है कि मोदी सरकार अपने ऊपर ये इल्जाम नहीं लेना चाहती कि हमारे कार्यकाल में बीएसएनएल बंद हो गया। इसकी वजह से भी मोदी सरकार बीएसएनएल को सपोर्ट कर रही है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने बीएसएनएल को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए दिए हैं और इस बार के बजट ने तो बीएसएनएल में जान फूंकने का काम किया है। सरकार ने लगभग 83,000 करोड़ रुपए बीएसएनएल को दिए हैं। इसके अलावा 17,000 करोड़ रुपए अलग से दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम को कि वो 2014 के बाद जितने भी बीएसएनएल के एम्प्लॉइज हैं जो रिटायर हुए हैं, उनके जो भी पेंशन्स हैं, जो भी उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करे। यानी सरकार की नीयत यहाँ पर काफी साफ है और वो बीएसएनएल को रिवाइव करना चाहती है। और ये जो 83,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं बीएसएनएल को, वो बीएसएनएल के रिवाइवल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। इसके साथ ही बजट में एक प्रोविजन ये भी है कि जितने भी टेलीकॉम के उपकरण होते हैं उनके इंपोर्ट के ऊपर सरकार ने 5% की ड्यूटी बढ़ा दी है। यानी उनके इंपोर्ट को सरकार डिस्करेज करना चाह रही है और जो इंडिजिनस मार्केट है, जो भारत का लोकल मार्केट है, वहां पर इन टेलीकॉम उपकरण के मैन्युफैक्चरिंग को सरकार बढ़ावा देना चाह रही है। और बीएसएनएल ये दावा करती है कि उसके सारे उपकरण भारतीय हैं, वो बिल्कुल भी बाहर से कहीं से भी इंपोर्ट नहीं करते हैं। जबकि जितने भी प्राइवेट प्लेयर हैं, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो या वीआई हो, इनके लगभग 40% उपकरण इंपोर्टेड हैं, मैक्सिमम चाइना के हैं, चाइनीज के हैं। आपने कुछ दिनों पहले एक न्यूज सुनी होगी कि अमेरिका ने जो चाइनीज कंपनी हुआवे है वहां से टेलीकॉम के उपकरण खरीदने से मना कर दिया था। उनको ये लग रहा था कि ये डेटा सिक्योरिटी के लिए खतरनाक होगा। तो चाइनीज उपकरणों के ऊपर तो भरोसा किया नहीं जा सकता। अब अगला सवाल, सरकार तो सपोर्ट कर रही है लेकिन एक्चुअली क्या बीएसएनएल रिवाइव कर पाएगा? तो इसका भी जवाब है हाँ, कर सकता है। जैसे बीएसएनएल ने अभी घोषणा करी थी कि अगले 2 महीने में वो पूरे देश में अपनी 4G सेवा की शुरुआत कर देगा। अब जियो ने जो 4G 2016 में चालू करी थी, बीएसएनएल वो 2024 में चालू करने जा रहा है। देर है लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अगर बीएसएनएल ये बात कह रहा है कि अगले 2 महीने में वो पूरे देश में 4G लॉन्च कर देगा तो इस बात के ऊपर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है टाटा की, और टाटा का नाम यानी भरोसा। तो बीएसएनएल ने अपने 4G इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का जो ठेका दिया है वो टीसीएस को दिया हुआ है और टीसीएस इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस हिसाब से डेवलप कर रही है कि अगले 2 महीने में बीएसएनएल पूरे देश में 4G लॉन्च कर देगा और उसके बाद उन्हीं उपकरणों में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट करके 2025 में बीएसएनएल पूरे देश में 5G लॉन्च कर देगा। अब अगर ये बात केवल बीएसएनएल कहता तो इसके ऊपर भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन ये बात जब टाटा कह रहा है तो इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। प्लस जो पुराने 1,70,000 एम्प्लॉइज थे उनमें से अधिकतर रिटायर हो चुके हैं या वीआरएस ले चुके हैं।
अब जो एम्प्लॉइज हैं वो एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और उनको काम करना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबक भी सीख लिया है कि अगर उन्होंने अच्छी सर्विसेज नहीं दी तो अब की बार बीएसएनएल को कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसके साथ ही मोदी सरकार की एक और स्कीम है भारत नेट, जिसके तहत मोदी सरकार भारत के गांवों में ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी लेकर जाना चाहती है और ये प्रोजेक्ट भी बीएसएनएल के ही पास है। इस साल के बजट में भी इस प्रोजेक्ट के लिए बीएसएनएल को अलग से 8500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बीएसएनएल के पास खुद को रिवाइव करने का, और बीएसएनएल अगर यहाँ मौके पर चौका मार गया तो फिर देश का नंबर 1 प्लेयर भी बन सकता है। बीएसएनएल कितना इफिशिएंटली काम करता है ये अगले 2-3 महीनों में पता चल जाएगा। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके एरिया में बीएसएनएल की कनेक्टिविटी कैसी थी और अब कैसी है, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, और आप बीएसएनएल में पोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमको अपना समर्थन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।